अब देख रहे हैं एशिया में कम्युनिकेशन। मैं हूं शौकत साहिल। वादी कश्मीर की मौजूदा बिजली सूरत हाल पर बात करेंगे और हमारे साथ में है कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एशिया मिल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस ऑफिस के बाहर आम तासुर ये है कि 21वीं सदी में भी बिजली की आंख मचोली का खेल जारी है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। और ये शुरुआत में ही मैं बता दूं कि महकमा बरक़ियत मौसम सरमा में बिजली की वजह से जो आवाम को मुसीबत आ रही हैं उससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है और सेंसिटिव भी है। हाउएवर ये एक पॉइंट रखना ज़रूरी है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फ्री पावर। हम उतना ही फराहम कर पाते हैं आवाम को जितना हम अफोर्ड कर पाते हैं। और इस पे ये क्या बताना ज़रूरी है सबके लिए कि हमारी जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो 65% ATC लॉस पे चलती है। इसके मायने कि अगर हम 100 रुपये की बिजली ख़रीद के देते हैं तो हमें सिर्फ आवाम से उसमें 35 रुपये वापस आते हैं। ये मोटा तौर पे मायने ये रखेगा कि अगर वादी कश्मीर को पूरे साल में 5,000 करोड़, लगभग 5,000 करोड़ की बिजली परचेज़ करके दी जा रही है, उसके अगेंस्ट हमें सिर्फ 1400 करोड़ के करीब रेवेन्यू आ रहा है। तो ये दो वजूहात से होता है। एक तो लो बिलिंग एफिशिएंसी और लो कलेक्शन एफिशिएंसी। हमारी बिलिंग एफिशिएंसी सिर्फ 40% है और इसका मेन वजह ये है जो हमारे इधर बहुत ही बड़ा कर्ज है पावर थेफ्ट का, जो लोग कुंडी कनेक्शन यूज़ करते हैं। और दूसरा वजह है एक यहाँ पे जो लैक ऑफ मीटरिंग है। हमारे पूरे वादी में 12 लाख सार्फिन हैं और इसमें से सिर्फ 30% ही अंदाज़न मीटर्ड है, 3.5 लाख के करीब। और ये बकाया जो 70% है सब फ्लैट रेट पे चलते हैं और तमाम लोग अपना फ्लैट रेट एग्रीमेंट सिर्फ आधे किलोवाट या 0.25 किलोवाट तक रखते हैं, जिससे हमें उतनी बिल अदायगी नहीं हो सकती। अब आप ये कहेंगे कि इतने मुश्किल सूरत हाल में तो फिर हमें सिर्फ दिन के 4 घंटे बिजली होनी चाहिए, पर जो ओवर एंड अबव उसके जो डेफिसिट है वो हुकूमत पावर परचेज के थ्रू अदा करती है। आपको याद होगा कि तकरीबन 3 महीने पहले हमारे ऑनरेबल LG ने एक बयान दिया था कि पिछले 4 सालों में हम तकरीबन 25,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं बिजली खरीदने पे, और ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। इसके इनफैक्ट जो सारा पैसा आ रहा है ये लोन ले लेके हुकूमत अदा कर रही है। तो इसलिए हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ती है और ये तभी रिजॉल्व हो सकता है जब हम अपने लॉसेस कम करें। अभी ऐसी सूरत है कि हम 24 घंटे में से श्रीनगर के काफ़ी इलाकों में 24 घंटे तक बिजली दे रहे हैं। ये वैसे इलाके हैं जहां 100% स्मार्ट मीटरिंग हो गई है और LTAB भी लग चुकी है। उसके अलावा जो कन्वेंशनल मीटर्स हैं वहाँ तकरीबन 24 घंटे में से 16 घंटे आ रही है और जो अनमीटर्ड एरियाज़ हैं उसमें तकरीबन 14 घंटे आ रही है। आपने लॉसेस की रीजंस हमें दी है कि कुंडी लगाकर या बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल होता है, चोरी हो जाती है। मैकेनिज़्म क्या है? डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या करा है इस चोरी को रोकने के लिए? जो गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही है सार्फिन की जानिब से, उसको रोकने के लिए किस तरह का मैकेनिज्म? जी ये एक रेगुलेटरी अफेयर है और बहुत ही मुश्किल इसको अमल दरामद करना पड़ता है। और इसमें मेन इशू ये है कि जो हमारा तमाम LT नेटवर्क है, लो टेंशन नेटवर्क है, वो बेयर कंडक्टर है, दैट इज़ नॉन इंसुलेटेड केबल, और इसकी वजह से उस पर कोई भी हुक डाल के चोरी कर सकता है। अभी तक हमारी कोशिश रही कि हम आवाम से या तो इल्तिजा करके या तो उनको फाइन करके ये करेक्शन करें, पर इसमें मेजर रोल अवाम का ही है। अगर वो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर ये पावर थेफ्ट में इंडल्ज नहीं करेंगे तो हमारे लॉसेस कम होंगे। मौसम सरमा में अगर हम इस वक्त नीड और अवेलेबिलिटी बिजली की करें तो कितनी है और क्या सूरत है? ये पहले मैं बता दूं कि वादी कश्मीर का पीक लोड डिमांड
मौसम सरमा में पहुंचता है 2700 मेगावाट। इनफैक्ट इस साल 2900 मेगावाट तक पहुंच गया था। पिछले साल तक हम तकरीबन 1550 मेगावाट तक सप्लाई कर रहे थे और उसका जो बैलेंस है वो कर्टेलमेंट में जा रहा था। लॉसेस के बावजूद हुकूमत ने इस बार 150 मेगावाट एडिशनल पावर परचेज के थ्रू परचेज करवाया है और अभी फ़िलहाल हम 1700 मेगावाट दे रहे हैं। इनफैक्ट इस साल तक जो हम नंबर ऑफ़ आवर सप्लाई कर रहे हैं वो पिछले किसी भी साल से ज़्यादा है और जबकि हमें बिल अदायगी में या लॉसेस रिडक्शन में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं दिखा है। हाउएवर ये एक कांस्टेंट कोशिश है कि हम लॉसेस रिड्यूस करते रहें और पावर अवेलेबिलिटी डालते रहें। हमारा एक बहुत ही अहम पहलू है जो लोकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनसे जो जनरेशन हो रही है और काफ़ी एक खदशात रहते हैं आवाम को कि अगर वादी कश्मीर में इतने ज़्यादा दरिया हैं और उन पे इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बिजली कहाँ जा रही है। ये मैं बता दूं कि ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स विंटर्स में बहुत ही कम इंटेंसिटी पे चलते हैं बिकॉज पानी का फ्लो कम हो जाता है और इनसे अभी फ़िलहाल हमें मैक्सिमम 200 मेगावाट के करीब मिल रहा है। सो इन स्पाइट ऑफ दीज प्लांट्स हमें एडिशनल पावर परचेज करना ही करना पड़ रहा है। अगर हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, लॉसेस बहुत जाता है, उसको रोकने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है ताकि ये लॉसेस जो है बहुत कम हो? जी, ट्रांसमिशन एक अलग महकमा है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो 33 kV एंड बिलो नेटवर्क है उसे देख रहा हूँ और इधर लॉसेस कम करना जो DT और फीडर लेवल के बिलो हमारा नेटवर्क है उसी पे ही फोकस करने की ज़रूरत है और उसमें दो मेन इकदाम हैं। एक तो मीटरिंग और इसमें मैं बता दूं कि स्मार्ट मीटर्स पहले अभी कन्वेंशनल मीटर्स लग चुके हैं तकरीबन 3 लाख के करीब। अब हम सिर्फ हर जगह स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं और इसका दूसरा पहलू है LTAB केबल, मतलब इंसुलेटेड केबल। पिछले जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें हमारा फोकस रहा कि हम नए नए रिसीविंग स्टेशंस तामीर करते रहें, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स लगाते रहें। उससे ये पहले बताना ज़रूरी है आवाम को कि आपके पास अगर नया ट्रांसफार्मर या नया रिसीविंग स्टेशन बन रहा है इलाके में तो इसके मायने ये नहीं कि आपको लंबे अरसे बिजली आएगी, उससे आपकी वोल्टेज में फ़र्क आएगा, जो वोल्टेज क्वालिटी है उसमें फ़र्क आएगा, पर जो पावर कंज्यूम्ड है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ जो सप्लाई पे ही डिपेंडेंट रहेगी। हमारे लिए इनफैक्ट ज़्यादा रिसीविंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खड़े करना एक तरीके का फर्दर लॉस मेकिंग एवेन्यू बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एनालॉजी दूं कि अगर फॉर इंस्टेंस जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इट इज़ अ लीकी बकेट, इसमें बहुत ज़्यादा होल्स हैं और जितना हम पानी डाल रहे हैं वो उतना आधे ज़्यादा उसमें निकल रहा है, तो उसमें ठहर कुछ नहीं रहा। ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और रिसीविंग स्टेशन बनाने से हम उसमें और होल्स करते जा रहे हैं। तो एक लीकी बकेट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा नेटवर्क के होते हमारे लॉसेज इस सब तामीरियत से और ज़्यादा बढ़ते हैं, जबकि आवाम को नो डाउट सहूलियत मिलती है बट हमारे लिए ज़्यादा लॉस हो जाता है। और ये फिर भी हम डटे हैं कि एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा बनता रहे, पर जब तक LTAB और स्मार्ट मीटर साथ साथ में होता रहेगा तभी हम ये लॉसेस कर्टेल कर पाएंगे। हमने देखा कि पहले आप डिपार्टमेंट ने ये किया था कि डिजिटल मीटर्स तनसीब करने का सिलसिला शुरू किया गया था, अब स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने का अपडेट क्या है और इससे सार्फिन को क्या फ़ायदा मिलने लगा? जी, जो पुराने मीटर्स थे वो डिजिटल मीटर्स नहीं थे, वो बेसिकली डिजिटल रीडिंग देते थे बट दे वर नॉट ट्रांसमिटिंग डिजिटली। उनमें क्या था कि वो अगर पोल पे लगा है तो हमारे मीटर रीडर को CD लगा के पोल पे चढ़ के उसकी रीडिंग लेके फिर सब डिवीज़न ऑफिस में उसे ट्रांसफ़र करके बिल जनरेट होता था। अब इसमें ये सबसे बड़ा मसला था और शिकायतें थी कि नहीं हमारा इस बार रीडिंग कम थी पर मीटर रीडर ने ज़्यादा लगा दी, कम लगा दी, और इसमें क्योंकि ह्यूमन डिस्क्रिशन थी उस वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन का स्कोप था। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो उसकी रीडिंग है वो डिजिटली ट्रांसमिट हो रही है हमारे डेटा सेंटर तक। ये अब पूरे मुल्क में एक ओनली सॉर्ट ऑफ मीटर जो कोई भी रेगुलेटरी कमीशन अलाउ कर रहा है। स्मार्ट मीटर के मैं आपको प्रोग्रेस बता दूं कि पिछले साल से ये शुरू हुए थे PMDP स्कीम के तहत और सिर्फ श्रीनगर शहर में ही अभी इनका आगाज़ हुआ है। अभी तक हमने तकरीबन 65,000 तक मीटर्स लगा दिए हैं और आने वाले वक्त में हम और
1.5 लाख मीटर्स लगाने वाले हैं मार्च तक। इससे हमारा श्रीनगर शहर जिस पर 2,20,000 सार्फिन हैं ये कवर हो जाएंगे और अगले साल इसी साल के एंड तक हम और भी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपैंड करने लगेंगे। सार्फिन की बहुत सारी शिकायत है, उनका इजाला करने के लिए किस तरह का जो प्रोग्राम है आप अपना रहे हैं या किस तरह की पॉलिसी आपके पास है? हाँ जी बिल्कुल, बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीवांसेस आते हैं हर किस्म के, या तो ट्रांसफार्मर जल गया या तो उनका बिल ज़्यादा आया या कोई एक आध और मसला, और हमें एक 24/7 ग्रीवांस रिड्रेसल सेल कायद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके चलते एक हमारा 24/7 कस्टमर केयर सेंटर है जो बेमिना में चलता है और यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर और 5 ऐसे मोबाइल लाइंस हैं जो 24/7 अवेलेबल हैं। ये अभी आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और कोई भी सार्फिन किसी भी वक्त इधर कॉल करके अपना ग्रीवांस लिखा सकता है। अगर हम ट्रांसफार्मर की उमूमन विंटर्स में ये शिकायत मिलती है कि ख़राब हो जाते हैं या फिर उनकी जो मरम्मत है उनमें ताख़ीर हो जाती है, क्या कि ये जो शिकायत है किस हद तक सही है? क्या इसको मिनिमम किया गया है कि जल्दी से अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है पूरी तौर पर उसको नस्ब किया जाता है? जी बिल्कुल, पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर ख़राब क्यों होता है बार बार। अगर एक मोहल्ला है जहाँ पे 5 घर हैं और हर एक घर ने आधे किलोवाट का अग्रीमेंट किया हुआ है तो मायने उसके कि टोटल उसका जो लोड होगा वो 2.5 किलोवाट होगा। उसके अगेंस्ट हमने एक 25 kVA फॉर इंस्टेंस लगाया हुआ है। 25 kVA फॉर 2.5 किलोवाट बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। कायदे से अगर 25 किलोवाट का kVA का ट्रांसफार्मर है तो उसे 0.85 के पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो तकरीबन 20 किलोवाट का लोड वो उठा सकता है। पर 2.5 किलोवाट लोड के बावजूद वो अगर जल रहा है तो इसके मायने कि जो वो घर हैं वो कोई भी आधे किलोवाट का लोड नहीं इस्तेमाल कर रहे, उससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये असलियत है हमारे रहन सहन और इस माशरे की कि विंटर्स में और पर्टिकुलरली क्रूड हीटर और क्रूड बॉयलर और तमाम हीटिंग इक्विपमेंट और अप्लायंसेस का लोड अंधाधुंध बेइंतहा तरीके से चलता है और कोई भी शख्स जो आधे किलोवाट या 1 किलोवाट का लोड एग्रीमेंट लेके बैठा है उससे कई ज़्यादा खपत करता है। इसीलिए वो ट्रांसफार्मर जो कि उनके एग्रीमेंटेड लोड के नज़र से रखा गया है वो अपनी कैपेसिटी से ओवरशूट कर जाता है, ओवरलोड हो जाता है और वो जल जाता है। अब जलने के बाद उसको रिप्लेस करने का एक टर्न अराउंड टाइम रूल हम रखते हैं जो कि हमारे ऑनरेबल एलजी ने पिछले साल रखा था 24 घंटे इन अर्बन एरियाज़ और 48 आवर्स इन रूरल एरियाज़, जो कि इस साल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है हमारे लिए और वो है 12 घंटे इन अर्बन एरियाज़ और 24 घंटे इन रूरल एरियाज़। ये बहुत ही टाइट टाइमलाइन है और 99% केसेस में हम ये मीट कर लेते हैं। इनफैक्ट इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने इस बार 300 ट्रांसफार्मर्स एडिशनल परचेज़ किए अपने बफर स्टॉक से रखने के लिए। इसके साथ साथ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप्स और सेंट्रल वर्कशॉप है पामपुर में, उधर कंज्यूमेबल्स और बाकी रिसोर्सेज को फराहम किया गया ताकि ज़्यादा जल्दी से ये ट्रांसफार्मर रिपेयर का काम चले। और साथ साथ जो कि हमारे एसएसआई यूनिट्स, कुछ प्राइवेट ऐसे रिपेयर यूनिट्स हैं, उनको भी हम ये रिपेयर में इन्वॉल्व करते हैं ताकि जल्द से जल्द हम प्रोवाइड कर सकें। हाउएवर ये लोगों की शिकायत रहती है कि अगर बार बार ट्रांसफार्मर जल रहा है तो क्या। हम लोगों से ये वादा कर रहे हैं कि अगर आप अपना जो फ्लैट रेट एग्रीमेंट है वो कायदे से बढ़ा दें, आधे किलोवाट की बजाय 1 किलोवाट 2 किलोवाट जितना आपकी खपत है उतना आप मान लें तो महकमा आपको ये वादा करता है कि हायर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगेगा जो बार बार नहीं चलेगा। जहाँ पे मीटरिंग है वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि हम मीटर के रीडिंग के अकॉर्डिंगली ही उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जज करके लगा देते हैं। और ये एग्जाम्पल है श्रीनगर शहर में जहाँ पे मीटरिंग ऑलमोस्ट हर जगह है कि ट्रांसफार्मर डैमेज बहुत मिनिमल है क्योंकि हमारे हर जगह ट्रांसफार्मर कैपेसिटी एडिक्वेट लगी है।
अगर हम सर क्या डिपार्टमेंट के पास कोई एमनेस्टी स्कीम है सार्फिन की सहूलियात के लिए, या कोई और दीगर स्कीम्स है जिनसे बेनिफिट मिलेगा एक आम से? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हमारी लॉसेस के दो मसले हैं, एक बिलिंग एफिशिएंसी और एक कलेक्शन एफिशिएंसी। हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी सिर्फ 72% है। इसके मायने कि अगर हमने 100 रुपये के बिल चढ़ाए हैं तो उसके अगेंस्ट सिर्फ हमें 72 रुपये मिल रहे हैं, 28 रुपये नहीं मिल रहे। तो पूरे आबादी में काफ़ी जगह ऐसे लोग हैं जो अपने बिजली का बिल भरते नहीं हैं या बीच बीच में मिस कर देते हैं। हमारी डिस्कॉम अभी फ़िलहाल 804 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ फेस कर रही है, और अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर हैं जिनका आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है तो आपकी बिजली 3 महीने में काटी जाएगी। हाउएवर पिछले साल काफ़ी इकोनॉमिक हालात जैसे कोविड की वजह से बने, उसके मद्देनज़र हुकूमत ने एक बड़ा कंसिडरेट स्टेप लिया एमनेस्टी स्कीम का। ये ऐसी थर्ड स्कीम है जो इस पिछले कोई 10-15 सालों में दी गई है, और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है जिसके तहत हम सार्फिन को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ एक इजी इंस्टॉलमेंट मैनर में पे कर दे ताकि वो उसको डिस्कनेक्शन फेस नहीं करना पड़े। और इसमें हमने मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन दी है। पर मंथ वो अपना एक इंस्टॉलमेंट दे सकता है, और वो चाहे तो इनफैक्ट अपना सारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट एक बार में ही अदा कर सकता है, या 12 से कम 2, 3, 4, 6 इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकता है। और इसके बदले में उसका जो इंटरेस्ट अक्रूड है, जो सरचार्ज जिसको हम कहते हैं, जो वो नॉन पेमेंट ऑफ बिल की वजह से अक्रू होता रहता है, वो माफ़ कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिस भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको जवाबदह बनाने के लिए आप किस तरह का तरीक़ाकार अपना रहे हैं? जी बिल्कुल, हम अगर जुडिशियस यूज़ की बात करते हैं और सार्फिन से, आवाम से ये इल्तिजा करते हैं, तो हमारे अपने जो सरकारी दफ्तरान हैं उन पे भी वही लागू होता है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बिल का भुगतान तो हमें हो जाता है, बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए पैसा आता है। हाउएवर उधर जुडिशियस यूज़ कंट्रोल करना थोड़ा ज़रूरी है। तो एक हम कैंपेन शुरू किया गया है इसमें, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं तमाम, उनको हम स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पे लाने वाले हैं। और इनफैक्ट ये प्रीपेड मोड बाकी कंज्यूमर्स से पहले गवर्नमेंट ऑफिसेज को दिया गया है, ताकि उधर का जो स्टाफ है वो एज अ कम्युनिटी अपना यूजेज कंट्रोल करे और लिमिटेड तरीके से बिजली का इस्तेमाल। डेली वेजर्स है, नीड बेस है या कैजुअल एम्प्लॉयज़ है, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए कोई पॉलिसी और उनके जो मसाइल उनको किस तरह हल किया जाता है, उनके लिए कोई? जी, जैसे आप जानते हैं कि बीडीडी और बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जो टीडीएल पीडीएल है, टेम्परेरी डेली लेबरर और परमानेंट डेली लेबरर, इनका एक बहुत ही लंबे अरसे से रेगुलाइजेशन का मसला चल रहा था। केपीडीसीएल में तकरीबन 6000 टीडीएल पीडीएल हैं, और ये अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए थे। ये काफ़ी सालों से, कुछ लोग 12-15 सालों से काम कर रहे थे, इनको ये रेगुलाइजेशन नहीं हुई थी। इनफैक्ट 3 महीने पहले सबसे पहली बार इस महकमे में रेगुलराइजेशन की गई। 172 टीडीएल पीडीएल रेगुलराइज होकर क्लास 4 एम्प्लॉयज़ बने गए। हम जानते हैं कि हमारे महकमे की जो फाउंडेशन है वो इन्हीं टीडीएल पीडीएल से चलती है, और इनके इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करना हमारी ही जिम्मेदारी है, और हम उस पर कमिटेड हैं। हमने देखा कि फील्ड स्टाफ को बहुत चैलेंजेस का सामना है, और कई ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जिनमें उनकी जानें पी गई। उनकी सेफ्टी के लिए किस तरह के इक़दाम? जी, बहुत अच्छा सवाल। महकमा बरक़ियत वाहिद एक ऐसा महकमा है जहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स की वजह से मुलाजमीन की जान जाती है, और लगातार तौर पे जाती रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि हर साल तकरीबन 3 से 4 मुलाजमीन हमारे इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट्स की वजह से हलाक होते हैं। काफ़ी मेजॉरिटी टाइम्स ये उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। हाउएवर जहाँ पे ये बाकी आसपास के जो मुलाजम हैं उनके
देखिए गलती से हुआ है तो हमने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है, पर मुस्तकबिल में ये रोकना और कंट्रोल करना तभी मुमकिन हो पाएगा अगर हम मुलाजमीन को, जो स्पेशली हमारा लाइन स्टाफ है जो ऑन ग्राउंड रिपेयर्स अंडरटेक कर रहा है, उन्हें सेफ्टी कॉशंस के बारे में अच्छे से ट्रेन करें। और इसके लिए हमने एक डिस्कॉम लेवल सेफ्टी ऑफिसर नॉमिनेट किया है, इनफैक्ट पर ईडी लेवल एक सेफ्टी ऑफिसर नॉमिनेट किया गया है। और इसके साथ साथ जो सेफ्टी इक्विपमेंट रहता है जैसे गम बूट्स या ग्लव्स या हार्नेस या हेलमेट्स, ये चीज़ें फराहम करना उनको ज़रूरी है। हर एक ईडी में जितने भी तमाम टीडीएल पीडीएल या लाइनमैन या टेक्नीशियन 1 2 3 या ऐसे कुछ लोग हैं जो लाइव लाइंस के पास काम करते हैं, उन्हें ये सारा इक्विपमेंट दिया गया है। कुछ और कंट्रोल इक्विपमेंट जैसे कि अर्थिंग रॉड्स एक्सेट्रा, जो कि वो सिस्टम आइसोलेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको जो पहले नहीं दी गई वो इस साल पहली दफ़ा दी गई। और सबसे अहम है कि इस जो रिपेयर की तरकीब है उसमें जो एसओपी है उसके बारे में उनकी ट्रेनिंग की जाए। एक मसला ये भी था कि काफ़ी टीडीएल पीडीएल रिक्रूट तो हुए बट हायर तो हुए, बट उनकी कभी ट्रेनिंग नहीं की गई और वो सालों से एक कच्चे तरीके से बिना ट्रेनिंग के काम करते जा रहे हैं। तो हमने इन ट्रेनिंग्स का सिलसिला बहुत ही शिद्दत से फॉलो किया है। इनफैक्ट हमने कश्मीरी लैंग्वेज में एक ट्रेनिंग वीडियोस भी बनाए हैं जो कि हम टीडीएल पीडीएल्स में सर्कुलेट करते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस एक जैसे कि कभी कोई उन्हें परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू हासिल करना है और फिर पहले शटडाउन लेना है और किस तरीके से उसका प्रोसीजर चले, वो सारा उन वीडियोस में डिमॉन्स्ट्रेट करके हमने टीडीएल पीडीएल को समझाया है। क्योंकि आपका महकमा जो है डिस्ट्रीब्यूशन से वाबस्ता है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सड़क पर देखते हैं, जो हमारा तरसीली निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बोसीदा है। कई जगह खंबे बोसीदा है, कई जगह तारें ऐसे लटकी हुई है, कई छतों से जा रही है, कई पेड़ों से जा रही है। और कुछ ऐसा सिस्टम, मैं एज ए रिपोर्टर आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने खुद देखा है कि सड़क के बीचों बीच ट्रांसफार्मर नस्ब है, ट्रैफिक में उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, हर्डल्स आ रही है। कुछ ऐसा है जहाँ पर चलने में लोगों को दुश्वार है और ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। तो इसको किस तरह डिपार्टमेंट टैकल कर रहा है? जी, पहला तो बोसीदा नेटवर्क जो आया है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अनरेगुलराइज्ड कनेक्शंस जो आते गए। कुछ लोगों ने पहले बिना परमिशन के कनेक्शन ले लिया, फिर उसे रेगुलराइज कराने की कोशिश की वगैरह, उस वजह से ये खड़ा हुआ। जब लोग रेगुलराइज करवाते हैं कनेक्शन तो उससे जो हमें फ़ीस आती है हम उसी के अगेंस्ट उधर एलटी नेटवर्क एक्सटेंड करते हैं। पर अगर ये और ये मैं जानता हूँ कि बहुत जगह ऐसी कंडीशन बनी हुई है, मेजॉरिटी केसेस में इनफैक्ट हम खुद ही उसको रिप्लेस करते हैं, वुडन पोल्स और बेयर कंडक्टर रिप्लेस करते हैं। पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह ये रिप्लेसमेंट हो चुकी है, पर इसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को करनी है, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से हो या इनफैक्ट हमारे कैपेक्स बजट में भी HTLT वर्क्स के अंडर पैसे आते हैं जिससे ये हम रूटीन मैनर में करते रहते हैं, वो काम जायज़ है, जारी है। और आप देखते भी होंगे कि काफ़ी जगह इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुई है। अब एक RDSS स्कीम आने वाली है जिसमें ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिधर डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ जो ये डायलैपिलेटेड LT इंफ्रा है उसे रिप्लेस किया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जिक्र किया कहीं जगह ट्रांसफार्मर्स ऐसे लगे हैं कि वो रोड के बीच में हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर कभी भी रोड के बीच में शुरुआत में नहीं तामीर किया जाता, वो रोड के साइड पे ही होता है। पर RNB बहुत बार रोड वाइडन कर देती है और उसके अगेंस्ट हमें जो यूटिलिटीज शिफ्टिंग की रकम होती है वो नहीं मिलती, इसीलिए वो ट्रांसफार्मर टाइम पे शिफ्ट नहीं हो पाता। पर हम सेंसिटिव हैं कि उससे ट्रैफिक में काफ़ी इश्यूज आते हैं वगैरह, तो उनकी शिफ्टिंग भी अंडरवे है अंडर वेरियस स्कीम्स। हमने देखा कि लास्ट टाइम अनंतनाग में 75 साल बाद एक गांव में बिजली पहुंची और वहां पर लोग बहुत खुश हुए। उन एरियाज़ तक पहुंचने के लिए किस तरह के? जी, पहले ये बता दूं कि आपने सुना होगा सौभाग्य स्कीम तकरीबन 4 साल पहले जो चल रही थी, और उसके तहत JNK की सारी जो हैबिटेशंस थी, और हैबिटेशन से मायने रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो रिकॉर्डेड हैं वो सारी कवर की गई। तो ऐसे अदरवाइज़ कोई भी रेवेन्यू सेटलमेंट अनकनेक्टेड नहीं है। ये एक ऐसी बस्ती थी जिसका आपने जिक्र किया, ये टेथन मोज़ा है अनंतनाग में, जो
कि एक बकरवाल कस्बा था जो रिसेंटली ही सेटल हुआ है। अब ऐसे कई कस्बे हैं जो अभी भी नेटवर्क से बाहर हैं। उधर तक भी अब हमने एक्सटेंशन अपनी शुरू कर दी है। और ये भी मैं बता दूं कि ऐसे ये तो एक एग्जांपल था, ऐसे काफ़ी भी और एग्जांपल्स हैं जो हम रूटीन मैनर में कनेक्ट करते जा रहे हैं। इनफैक्ट अनइलेक्ट्रीफाइड एरियाज़ की बात कहूँ तो ऐसा कोई भी ऑफ ग्रिड इलाका नहीं है। ऑफ ग्रिड के मायने अगर कहें तो गुरेज एक ऐसा इलाका है जो ग्रिड से अभी कनेक्टेड नहीं है, जिधर हम एक लोकल जेनसेट नेटवर्क से बिजली फराहम कर रहे हैं। तंगधार और उड़ी के कुछ ऐसे आर्मी कैंप्स हैं जहां भी हम ऐसा एक नेटवर्क जेनसेट बेस्ड नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। बट सिविल एरियाज़ जो हैं वो सारे कवर्ड हैं। 24 घंटे बिजली फराहमी का ख्वाब कब शर्मदेदा हुआ? जी, जैसे मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल हमारे डिस्कॉम के लॉसेस 65% हैं। हमारे लिए 24 घंटे बिजली देना मौसम सरमा में नामुमकिन है, क्योंकि उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाउएवर जो RDSS नई स्कीम है, इसके तहत जो भी हम काम कर रहे हैं मीटरिंग का या LTAB का, उससे हमारी एक लॉस रिडक्शन ट्रैजेक्टरी बन गई है। हमारी कोशिश ये है कि इस साल तक हम अपने लॉसेस 54% तक लाएं और उसके अगले साल 45% तक। जैसे जैसे हमारे लॉसेस कम होंगे वैसे ही हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर पाएंगे और 24 आवर सप्लाई देना पॉसिबल होंगे। जहां जिस भी इलाके की स्मार्ट मीटरिंग और LTAB प्रायोरिटी पे हो जाती है, वहां हम 24 आवर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ये महकमे का वादा है और ये हमने साबित भी किया है श्रीनगर के ऐसे 13 फीडर एरियाज़ में जो कि अभी 24 आवर सप्लाई देख रहे हैं। हमारे सार्फिन जो देख रहे हैं उनके लिए आखिरी में जी, सार्फिन के लिए मेरी सबसे अहम इल्तिजा यही होगी कि बिजली की चोरी ना करें। अगर आप शाम को कुंडी कनेक्शन लगा के अपने घर में गीज़र चला रहे हैं और उस गीज़र से पानी गर्म करके वज़ू करके नमाज अदा कर रहे हैं तो ये नमाज कज़ा है। ये काफ़ी हमारे आलिमों ने इस पे बार बार बयान भी दिया है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर दीनी नहीं तो अपने की जिम्मेदारी जो है आपकी एज अ सिटीज़न, उसका ख्याल करें। काफ़ी जगह आपकी चोरी की वजह से आपके मोहल्ले में जो बाकी कायदेगार सार्फिन हैं उन्हें मुश्किलात फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर डैमेज। दूसरा, अपने बिजली के बिल की अदायगी करें, क्योंकि जितना हमें, जैसे मैंने कहा, जितना हमें रेवेन्यू आएगा उतनी बेहतर बिजली हम फराहम कर पाएंगे। जहाँ हम स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं हमसे कोऑपरेशन करें उस स्मार्ट मीटरिंग इंस्टॉलेशन की। और ऑल इन ऑल एट द एंड इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जुडिशियस यूज़ करें। देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री पावर, कभी भी नहीं थी, आगे भी नहीं रहेगी। और जितना आप जुडिशियस यूज़ करेंगे उतना बेहतर सिनारियो में। थैंक यू। थैंक यू।